हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जू हेयोंग के पास जाता है और गुस्से में उससे कहता है, मेरे पास जू हेयोंग के लिए दो ऑप्शन हैं। एक यह है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह होपलेस रूप से छीन लिया गया है और डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। दूसरा है, अब तक तुमने जो कुछ भी बनाया है उसकी रक्षा करना। मैं 2 बार पूछने नहीं जा रहा हूँ, ली सूहा कहाँ है। फिर वह कहता है, चार साल, मैं 4 साल से वेट कर रहा हूँ। उसके बाद जू कहता है, अनरेस्पेक्टफुली ली सूहा को गोंगसेओन गैंगबोन-डो के पहाड़ों की गहराई में स्थित एक मेडिकल फैकल्टी में सीमित कर दिया गया था। 6 नाम के तहत किम मायोंग की जीत हासिल की। किम मायोंग जीत गए। हमें दिखाया जाता है कि जू मेडिकल फैकल्टी में जाता है और डॉक्टर से बातें करता है तो डॉक्टर बताता है आने के बाद से उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उसके गार्डियन के अनुसार वह पहले क्रोनिक डिप्रेशन से पीड़ित थे। डॉक्टर अपने कंधे उचकाता है और कहता है, गार्डियन ने कहा कि हमें अलग से दूसरे टेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूंकि वह ओमेगा है, इसलिए उसे हमने रिक्वेस्ट किया कि हम उसे इंटीवेटर प्रोवाइड करना कंटिन्यू रखें। डॉक्टर ली सूहा की तरफ देखता है और कहता है, इस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह जगह ऐसी है जहां समझदार लोग भी पागल हो सकते हैं। चूंकि उसे बिना किसी उचित ट्रीटमेंट के बंद कर दिया गया था, इसलिए उसके बेहतर होने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए टाइम के साथ उसकी हालत लगातार खराब होती गई। यह सब सुनकर जू गुस्से में कहता है, मुझे ठीक ठीक बताओ कि उसकी हालत कितनी खराब है। तो डॉक्टर बताता है, मेंटल डिसऑर्डर कई टाइप के होते हैं, लेकिन पेशेंट मेमोरी लॉस और भ्रम से पीड़ित होता है। उसे पीपल, ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशन को याद रखने में डिफिकल्ट होती है। फिर डॉक्टर गहरी सांस छोड़ता है और अपने चेस्ट पर टैप टैप करते हुए कहता है, ब्रेन डैमेज नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम यही है। फिर वह अपने सर पर स्क्रैच करते हुए कहता है, मेरे ओपिनियन से ऐसा प्रतीक होता है कि पेशेंट जानबूझकर अपनी मेमोरी को खाली करने का प्रयास कर रहा है। सभी सिम्टम्स से मैं कहूँगा कि पेशेंट साइकोलॉजिकल अमेसिया नाम की बीमारी से पीड़ित है। लेकिन यह यही नहीं रुकता, वह उन खाली स्थानों में अपना भ्रम पैदा करता है। डॉक्टर आगे कहता है, एग्जाम्पल के लिए इसके पीछे पुरानी बिल्डिंग में एक गोदाम स्थित है। उसका मानना है कि उस पैलेस को यूज सब जलाने के लिए किया जाता है। तो फिर आगे कहता है, उसका मानना है कि एक दिन उसे भी वहां ले जाकर जला दिया जाएगा। यह सुनकर जो पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है। फिर डॉक्टर आगे कहता है, प्रॉब्लम यह है कि यदि हम उसके भ्रम को जबरदस्ती सुधारने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट एक्सट्रीम एक्सप्रेशन दिखाता है। फिर डॉक्टर आगे कहता है, एक्चुअली जब वह पहली बार यहाँ आया था तो उसने कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसने में से आधा मेरे साथ परामर्श के बाद हुआ। ऐसा करने के बाद वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह अपना माइंड रीसेट कर रहा है। तब सुनकर जू सूहा की तरफ देखता है और सोचता है, मैंने जो सुना, ली सूहा अब खुद को अनाथ मानता है और उसका मानना है कि वह पशुधन की तरह जिएगा और एक दिन जलाकर मर जाएगा। जू आगे कहता है, अभी भी भ्रम से पीड़ित होने के बावजूद अब उसकी हालत स्थिर है। डॉक्टर जू को आगे बताते हैं, मेमोरी लॉस और भ्रम एक प्रकार की सेल्फ डिफेंस के रूप में कार्य कर सकते हैं और जब यह टूट जाता है तो लोग स्ट्रेस झेलने में असमर्थ हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। फिर डॉक्टर आगे कहता है, पेशेंट को किसी ऐसे पर्सन के साथ ले जाने की सलाह दी जाती है जो उसका फैमिलियर हो। सब सुनकर जू गुस्से में डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, तुम उसकी करंट स्टेट को जानने के बावजूद तुमने उसे इग्नोर करना चुना। यह सुनकर डॉक्टर कहता है, नहीं, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि गार्डियन इलाज नहीं चाहता, मुझे वही करना होगा जो गार्डियन ने मुझसे कहा था और ऐसे मामलों का इलाज आसान नहीं है। डॉक्टर की बात को सुनकर जो गुस्से में अपने दांतों को पीसता है और सोचता है, जू हेयोंग ने उसके प्रोटेक्ट करने का प्रिटेंड किया, लेकिन रियल में केवल अबंडनमेंट था। फिर वह आगे कहता है, उसे 4 साल से ऐसी जगह पर रखा गया जहां प्रोटेक्टिव वॉल मजबूत से बनाई गई थी। वह अपना दिमाग खो बैठा और भ्रमित हो गया। फिर जू सूहा को देखता है और कहता है, फिर सोचता है, मुझे उसे जल्दी से ढूंढ लेना चाहिए था। वह इतनी भयानक स्टेट में अकेले कैसे सफर कर रहा है। जू सूहा को देखकर यह सब सोच रहा होता है। तभी सूहा जू की तरफ देखता है, जिसे देखकर जू एक साइड शॉक्ड हो जाता है और वह कुछ नहीं बोल पाता। तो सूहा उसे एक तक देखने लगता है। यह सब देखकर जू अपने थूक को सटकता है और पीछे की तरफ हट जाता है। फिर जू सोचता है, अब तक मैं उसके लिए
अस्तित्व में नहीं हूँ। यह सब सोचकर जू सैड होकर गेट को पकड़कर सुहा की तरफ देखने लगता है। फिर जू पीछे की तरफ पलटता है और डॉक्टर से कहता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो डॉक्टर कहते हैं, उसे तुरंत ले जाना इम्पॉसिबल है, इसलिए मेरा सुझाव है कि हम कुछ देर और वेट करें। यह सुनकर जू हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, फिर प्लीज उसे सप्लीमेंट देना बंद कर दें और एंटी डिप्रेसेंट पर स्विच कर दें। तो डॉक्टर कहता है, ठीक है, मेरे द्वारा यह हो जाएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि तुम्हें उसे रियलिटी के बारे में टीच बिना रियलिटी को एक्सपेक्ट करने में हेल्प करनी चाहिए। और फिर डॉक्टर आगे कहता है, एक स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना आवश्यक है जिससे पेरेंट्स समझ सके। सब सुनकर जू हॉस्पिटल से निकलता है और सोचता है, हमारे रियूनियन के वेट के दौरान मुझे डॉक्टर से डेली रिपोर्ट रिसीव होती थी। 1 महीना सहने के बाद जो 4 साल से भी अधिक लंबा लगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुहा को हॉस्पिटल से लाकर जू के घर पर आ गया होता। गाइस, यह वही सीन है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। सुहा जू को देखकर कहता है, तुम कौन हो? यह सुनकर जू फ्लिंच हो जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? तो सुहा कहता है, एक अजनबी। यह सुनकर जू शॉक्ड हो जाता है। अपनी आंखें बंद कर ऊपर की तरफ देखकर अपनी टाई को लूज करते हुए कहता है, सोचता है, अजनबी, ठीक है। फिर बताता है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं यह अभी तक नहीं कह सकता। मैंने उसे ऐसा बना दिया। फिर आगे कहता है, उसे मुझे भूल जाने दो। अब मेरे लिए जो कुछ बचा है वह है उसके साथ रहना और यह सब सहना। सब सोचकर जू अपने बालों को ऊपर करते हुए कहता है, ठीक है। फिर वह सोचता है, मैंने ली सुहा की डिल्यूजन वर्ल्ड में एक्टर बनने का फैसला किया। फिर वह सुहा से कहता है, आइए इसके साथ चलें। फिर जू आगे बताता है, क्योंकि ली सुहा के वर्ल्ड में एंटर करने का यही एकमात्र रास्ता है जहाँ किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं है। जू आगे कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी बनूंगा। फिर जू सुहा की तरफ फिंगर करते हुए कहता है, बस तुम यह जानते हो अब मैं किस तरह का पर्सन बनूंगा, यह डिसीजन तुम्हें करना है। यह बोलकर जू सोचता है, यह चाहे किसी भी रूप में हो, मैं वह पर्सन बनूंगा जिसे तुम चाहते हो मुझे बनना है। फिर जू सुहा की तरफ देखता है और आगे कहता है, मुझे वेट रहेगा जब तक तुम मेरे बारे में जानने को क्यूरियस ना हो, जब तक तुम मुझ तक नहीं खुल जाते और जब तक तुम मुझे हर बात के लिए माफी मांगने का मौका नहीं दोगे। सीन यही कट होता है और फिर हमें सुहा को दिखाया जाता है। तो सुहा कहता है, मेरी यादों को याद करें। फिर हमें सुहा के बारे में बताया जाता है। सुहा जब छोटा होता है तो उसके फादर ड्रिंक करते हुए सुहा से गुस्से में कहते हैं, तुम्हारा जन्म इस तरह क्यों हुआ? तुम ऐसे दयनीय जीवन के साथ केवल इग्नोर के लिए ही क्यों पैदा हुए? तुम एक मेल ओमेगा हो, गर्ल नहीं। तुम इस वर्ल्ड में क्या करोगे? वह आगे कहता है, यदि तुम लड़की होते तो मैं तुम्हें बेच देता या तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाती। जुआ यह सब सुनता रहता है। फिर उसके फादर आगे कहते हैं, लेकिन तुम बस इतना कर सकते हो कि तुम दूसरे मैन के लिए अपने पैर फैलाएं और बच्चे को बर्थ दें। तुम एक मेल के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभा सकते। तुम एक वुमेन के लिए सिर्फ एक ऑप्शन हो। एंड में तुम्हें इग्नोर कर दिया जाएगा। तो सुहा कहता है, जब फादर नशे में होते थे तो वे हमेशा मुझ पर मेल ओमेगा होने का आरोप लगाते थे। सुहा आगे बताता है, हर बार मैं इसे अपने दिल में रखता रहा और कुछ भी न सुनने की एक्टिंग करता रहा। फिर एक बार वह फादर ही थे जिन्होंने मुझे सिटी लाइफ दी। सुहा आगे बताता है, उस दिन मेरे फादर ने मेरे कॉलेज की सारी ट्यूशन ली और मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने सोचा कि इस मिसेरेबल लाइफ से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता एक अच्छी एकेडमिक बैकग्राउंड है। आगे कहता है, मैं पढ़ाई में थक गया था और मैंने एग्जाम पास कर ली। फिर उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह सब देखकर सुहा अपने फादर से कहता है, मैं तुम जैसे लोगों से तंग आ गया हूँ। फिर सुहा आगे बताता है, अगले दिन मेरे फादर ने खुद को फांसी पर लटका लिया, जैसे कि वह मेरे बोलने का बदला ले रहे हों। स्मेल डिस्गस्टिंग थी, इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं इस तरह नहीं मरूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें सुहा को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसकी आंखें खुलती हैं तो हेयोंग उससे कहती है, तुम सुहा हो, राइट? फिर सुहा बताता है, मेरे फादर की डेथ के बाद मुझे अचानक एक मॉम मिली जिसके बारे में मैं पहले कभी नहीं जानता था।
सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हेयोंग सुहा को साथ लेकर आई होती है और वह डोरबेल बजाती है तो जू गेट खोलता है, जिसे देखकर सुहा बताता है और मेरे भी एक अंकल थे। फिर वह स्माइल करता है और सोचता है राइट अंकल। सुहा के आगे जू की सभी मेमोरी आ जाती है और वह कहता है कभी कभी वह कोड लगता था लेकिन वह हमेशा मेरे प्रति काइंड रहता था और मुझे अच्छे एनवायरनमेंट में रखता था। यह सब बताते बताते सुहा अपनी आंखें बंद कर लेता है और आगे कहता है मैं कितना स्टूपिड था जब मैंने गलती से सोचा कि वह मुझसे प्यार करता है, मैं कितना खुश था। फिर सुहा आगे बताता है मुझे मेरे स्कूल के दिनों में मुझे निकनेम लाश दिया गया था, लेकिन जब मैं उसके बगल में था तो मैं एक लाश नहीं था जो कुछ भी महसूस नहीं कर सकती थी। वह आगे कहता है उसके साथ मैं अधिक आसानी से सांस ले सका और मुझे पहले की तुलना में अधिक जीवंत फील हुआ। मैं उसकी हेल्प नहीं कर सका लेकिन उसे पसंद आया। वह आगे कहता है वह मेरे साथ लापरवाही से पेश नहीं आता। उन्होंने कहा मैं सुंदर हूँ और मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। वे वर्ड मुझे रुलाने के लिए काफी थे। हमें वह सीन दिखाया जाता है जब हेयोंग जू की मैरिज के बारे में बताती है। वह सुहा को फोन दिखाते हुए कहती है सुहा हाँ क्या तुम इस बारे में जानते हो? वह बताता है मुझे लगा कि वह मुझसे प्यार करता है और मुझे चाहता है। हमें दिखाया जाता है कि उस फोन में न्यूज होती है कोरियाई ग्रुप के सबसे बड़े बेटे जू हेवॉन की इस मंथ प्रतिनिधि जोंग चोंग की सबसे बड़ी बेटी से एंगेजमेंट हो रही है। सुहा बताता है एंड में उसने किसी और को चुना। सुहा आगे कहता है उन्होंने कहा कि यह प्यार के बिना शादी थी लेकिन मैं इसे समझ नहीं सका और उसने मुझे नहीं समझाया। मेरे फादर सही थे कि मुझे हमेशा दुख में लाइफ का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसका नेफ्यू हूँ, एक ओमेगा जिसके चिल्ड्रन भी नहीं हो सकते। वह आगे कहता है 21 सितंबर उसकी एंगेजमेंट सेरेमनी का दिन मैंने ईमानदारी से उसकी दुर्भाग्य की कामना करने के बाद अपनी कलाई काट ली। मुझे हंसी आई क्योंकि मुझे यह इमेजिन करते हुए बहुत खुशी हुई कि वह मेरी लाश पाकर पछता रहा है लेकिन फिर उसने मुझे छोड़ दिया। वह आगे बताता है और मुझे एक बार फिर अकेलेपन का वही एहसास हुआ। मेरे जीवन को ऐसा लगा जैसे मुझ पर कोई बंदूक तान दी गई हो लेकिन मैंने ट्रिगर खींचने की हिम्मत नहीं की। अच्छा होता अगर मैंने कभी न जान पता कि खुशी क्या होती है। एंड में वह पर्सन थे जिन्होंने मुझे यह साहस दिया। इस हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट